कैसे हो आप सब। वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन आंसर ऑफ द सॉलिड स्टेट। एग्जाम बिल्कुल आ चुके हैं, तो ये सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 है। पार्ट 2, 3, 4, 5 सारे के सारे पार्ट अनअकैडमी पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हर एक चैप्टर के लिए। अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब सेपरेटली बनाई हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप चेक कर लेना है आप लोगों ने। एंड बात करें तो मतलब सॉलिड स्टेट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है, इंपॉर्टेंट बनती है। एंड इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो मैक्सिमम आसानी पिक किए हैं, वैसे सारे आसानी है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आंसर है, मुश्किल नहीं, आपको मुश्किल वो लगने भी नहीं वाले हैं। यहाँ पे जितने भी हैं वो 1 मार्क के और 2 मार्क के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी कंप्लीट चैप्टर एंड कंप्लीट 10 ईयर हर एक चैप्टर का आपने अनअकैडमी पे चेक कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझिए कि आइसोट्रोपिक क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। मैं बिल्कुल सिंपल उसमें समझाता हूं। एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं आइसोट्रोपी एंड एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एनाइसोट्रोपी। मैंने इसका एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बनाया हुआ है। एसडी मतलब सनी देओल की फिल्म आई है डीडी पे, डीडी यानी दूरदर्शन, नेशनल टीवी होता है ना दूरदर्शन। तो एसडी मतलब क्या होता है, विच शो सेम प्रॉपर्टी इन different directions are known as isotropical substance and this phenomena is known as isotropy, while DD means different property in different directions। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर तो उसे हम कहेंगे एनाइसोट्रोपिकल सब्सटेंस, और अगर वो सेम है तो उसे हम लोग कहेंगे आइसोट्रोपिकल सब्सटेंस। अब कौन से सब्सटेंस है जो आइसोट्रोपी शो करेंगे, कौन से सब्सटेंस है जो एनाइसोट्रोपी शो करेंगे। सिंपल सा शॉर्टकट है, आइए एसी की हवा में बैठते हैं। आइए किसकी हवा में बैठते हैं, एसी की। आइए, आई मतलब आइसोट्रोपी इज शोन बाय अमरफस सॉलिड्स। आइसोट्रोपी को कौन शो करता है, अमरफस सॉलिड्स शो करते हैं। व्हाइल एनाइसोट्रोपी इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनाइसोट्रोपी को कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। नाउ क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे, ये तो हमें पता लग गया कि आइसोट्रोपी क्या होता है, एनाइसोट्रोपी क्या होता है, आइसोट्रोपी कौन शो करता है, एनाइसोट्रोपी कौन शो करता है। आपको पता है ना, अमरफस सॉलिड के एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी मेटल्स होंगी, आयनिक सॉलिड्स होंगे, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक क्यों होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। एक एनाइसोट्रोपिकल सब्सटेंस लेते हैं कोई भी, मतलब एनाइसोट्रोपिकल का मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ऐसे करें। अब अगर मैं यहां से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखता हूं तो लगे हुए कुछ, यहां से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखता हूं, यहां से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखता हूं, तो हर बार पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिकल क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। रिपीट कर रहा हूं, different arrangement of particles in different direction, that's why crystalline solids are anisotropical in nature। ये क्वेश्चन आपका 2014 कंपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू
मेटेलिक एंड आयनिक सब्सटेंस डिफर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटेलिक सब्सटेंस है या जो आपके आयनिक सब्सटेंस है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में डिफरेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। तो देखिए मेटेलिक सब्सटेंस का कोई एग्जांपल, मेटल का एग्जांपल कर लीजिए, आयरन। आयनिक सॉलिड का कोई एग्जांपल, आयनिक सब्सटेंस का कोई एग्जांपल लाइक NaCl। इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटेलिक कंडक्टर्स में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से कंडक्ट होती है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट होती है। अब मेन बात जो है जो इन दोनों को अलग करती है वो ये करती है मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन मोल्टन स्टेट, हर स्टेट के अंदर। जबकि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करता हूं तो आयनिक सॉलिड स्टेट के अंदर क्या है, इंसुलेटर है। रीजन क्या है, देखिए आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ तभी कंडक्ट कर सकते हैं अगर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है। अच्छा एक बात मैं इसमें आपको समझा रहा हूं बिल्कुल डीप में जाके, और अनअकैडमी पे मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर आंसर आपने कैसे एग्जाम के अंदर लिख के आना है और समझाया भी हुआ है। ओके चलो, तो आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब जब उस मेटल को उस आयनिक सॉलिड को हमने पिघला दिया है, या इन एक्वस सॉल्यूशन जो उसमें हम पानी डाल देते हैं बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद प्रिमिटिव यूनिट सेल पे चलेंगे। क्या होता है यूनिट सेल, क्या होता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। स्पेस लैटिस की सिंपल सी डेफिनेशन है 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप लोग 3D में अरेंज कर दीजिए। देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इसमें आपने पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझते हो ना, कई बार समझाया आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, सिंपल एम से याद रखते हैं। एम, ए बोले तो एटम, आई मींस आयन, एम मींस मॉलिक्यूल। ओके, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। सिंपल सा एग्जांपल, सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, अलग अलग है, दे आर एटम। भगवान नगर में भी शादी हो जाती है, दे बिकम मॉलिक्यूल। एंड इसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाए, सलमान खान गम में, कैटरीना कैफ खुश, दे बिकम आयन। मजाक की बात कर रहा हूं, प्रॉपर एग्जांपल क्या होगा, Na है, Cl है, अलग अलग है, दे आर एटम। अगर वो कंबाइंड हो गए दे बिकम मॉलिक्यूल, एंड कंबाइंड के बाद डिसोसिएट हो गए तो क्या बन जाते हैं, आयंस। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपने 3D में अरेंज करना है तो आपका क्या बनेगा, स्पेस लैटिस बनेगा। लगाइए इसको। ओके ये हुआ। अब इनके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लीजिए, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लेना आप लोगों ने। इसका बीच का पॉइंट यहाँ होगा, इसका बीच का पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे इसका बीच का पॉइंट यहाँ पे, 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 और ये यहाँ। इनको जोड़ दीजिए और प्लस का साइन बना दीजिए, कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे बाहर वाले पॉइंट से बाहर वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट। सिमिलरली बाहर वाले पॉइंट से बाहर वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट। तो ये आपका क्या बन चुका है, स्पेस लैटिस बन चुका है। अब अगर मैं इसके पोर्शन को कवर कर देता हूं, तो ये पूरे का पूरा क्या बना है,
स्पेस लैटिस बना है। इस पोर्शन को मैं क्या बोलता हूं, इस पोर्शन को मैं बोलता हूं यूनिट सेल। इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल पॉइंट्स या लैटिस पॉइंट, कुछ भी। ओके, तो स्पेस लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट मतलब वन, सेल मतलब कमरा, एक कमरा। जैसे मैं एक कमरे को बार बार रिपीट करूं तो एक बिल्डिंग बन जाती है, एक कमरे को बार बार रिपीट करें तो क्या बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी। वैसे ही अगर मैं एक यूनिट सेल को बार बार रिपीट करूं तो आपका स्पेस लैटिस बन जाएगा। It is the smallest but complete portion which repeated over and again in different direction to make space lattice। जब एक यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो यूनिट सेल स्पेस लैटिस बना देता है। जब एक यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो स्पेस लैटिस बना देता है। स्पेस लैटिस बड़े वाला पोर्शन, स्पेस लैटिस इज लाइक बिल्डिंग एंड यूनिट सेल इज लाइक कमरा जो है वो, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो यूनिट सेल के जो यूनिट सेल है उसके दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए जैसे ये आपका एक यूनिट सेल है, ये आपका एक यूनिट सेल है। ये है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है? सिंपल बता रहा हूं आपको मैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हैं उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव किसे कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव नहीं है, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे नहीं है। मतलब देखो एक बात फिक्स है, कॉर्नर पे तो होंगे ही, चाहे कोई भी यूनिट सेल हो। अगर सिर्फ कॉर्नर पे है तो प्रिमिटिव, और अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और भी है तो वो नॉन प्रिमिटिव। आगे ये टाइप होते हैं, इसका सिंपल क्यूबिक होते हैं, इसके फर्दर टाइप होते हैं बीसीसी, एफसीसी। आप सबने पेपर में नहीं लिख के आना है, मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? बताइए क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड? क्या होता है, वॉइड्स फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर। 4 स्फीयर से जो वॉइड बनता है उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, वॉइड्स फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर। अब ये मत समझ आना ऑक्टा मतलब 8 ना, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 कोने। अच्छा, अब टेट्राहेड्रल देखिए कुछ ऐसे होता है, आपको नीचे की तरफ बेस में 3 स्फीयर लेने हैं एंड ऊपर की तरफ एक 4 स्फीयर लेना है, सो दैट कि आप जब उनके सेंटर को मिलाओ तो एक टेट्राहेड्रन बने। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में कुछ इस तरह से बनाते हैं, 3 स्फीयर नीचे की तरफ होते हैं और 3 स्फीयर ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। मैं दोबारा बना देता हूं। कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, ये वाला टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 3 नीचे की तरफ होते हैं, 4 उसके ऊपर की तरफ रखा होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक्चुअल में अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। 4 स्फीयर होते हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5th स्फीयर ऊपर की तरफ रखा, 6th स्फीयर नीचे की तरफ रखा। हम ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से यहाँ पे ऑक्टाहेड्रन बन गया। इसी वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वॉइड मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है आपको, यही क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड इसमें जो कहीं पे एम्प्टी स्पेस है वही क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो हमेशा नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। कैसे होता है अभी हमने नहीं समझना है, अभी सिर्फ याद रखिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, डबल, जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसका डबल होगा। क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड उसका
डबल होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल कह लो या नंबर ऑफ एटम्स का डबल कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ मेटल फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये पैकिंग एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट समझिए भाई। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है आपको सिंपल क्यूबिक पता ही होगा आपको। सिंपल क्यूबिक ये रहा, जिसमें पार्टिकल्स कहां पे हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। बाकी मैं एक बात आपको बताता चाहूँ, ये जो सॉलिड स्टेट है ये मोस्टली हाइपोथेटिकल है, सोची समझी बातें हैं। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होते, एक्चुअल में ये आपस में मिल रहे होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर मैं एक एज की बात करूं, ये एक एज है, एज की लेंथ है a, तो यहाँ पे स्फीयर आपस में मिल रही हैं। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2r, where a is edge length and r is radius of sphere। तो आपको पैकिंग परसेंटेज निकालनी है या पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड इनटू में 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100। तो देखिए अब क्या होगा, पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पहली तो बात नंबर ऑफ स्फीयर निकाल लो या नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। कितने दिख रहे हैं आपको 8, और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 तो 1। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब, a की वैल्यू कितनी है 2r का क्यूब करना है, मींस यहाँ पे 8r क्यूब। ओके, तो अभी कर दीजिए 8r का क्यूब, सॉरी 8r का क्यूब हो चुका है। अब पैकिंग परसेंटेज निकालो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, कहां गया, ये रहा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब, और यहाँ पे 8r क्यूब एंड इनटू में 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8 और ये 11 इंटू 100, 1100 बाय 21, कितना आएगा 52.4% आएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग परसेंटेज होती है 52.4%, बीसीसी के लिए होती है 68%, एफसीसी के लिए होती है 74%। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी YouTube पे भी सॉल्यूशन पूरी है प्लेलिस्ट, ये आई दिख रहा होगा आपको, आइकन में है, वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो सारी सारी। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, व्हाई। बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं जब उनको हम गर्म करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों है भाई, क्यों उनका कलर चेंज हो रहा है? बहुत सारे, जब लाइक सोडियम क्लोराइड है, उसको भी जब हम हीट करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी कलर हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्वेश्चन है ये। तो होता क्या, देखिए इनिशियली अगर जिंक ऑक्साइड की बात करूं, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट, या कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट एट रूम टेम्परेचर। इसका जो कलर रहता है वो व्हाइट रहता है, बट ऑन हीटिंग टर्न्स येलो। गर्म करने पे ये पीले रंग का हो जाता है। रीजन क्या होता है, जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हो तो जिंक 2 पॉजिटिव, हाफ O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और इस एनायन वैकेंसी की वजह से ही ये कलर शो करने लग जाता है। और याद रखिए जो आयनिक सॉलिड कलर शो करते हैं, कोई भी आयनिक सॉलिड है, वहां पे आप लिखोगे ड्यू टू एफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन शॉर्टकी डिफेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, जो भी है शॉर्टकी डिफेक्ट। कई सारी बातें हैं इसमें, मैं तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक बैच है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। मैंने आपको एक बात बोली हुई है कि आपने अगर केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझनी है ना, तो कुछ ऐसे समझ लो, क्या समझ लो,
मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, कुछ ऐसे समझना आप लोगों ने। अगर आसानी समझना है तो पॉजिटिव को मान लो मेल, नेगेटिव को मान लो फीमेल। तो एक क्लास चल रही है और ये जोड़ा बातें कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है वो, और इस क्लास में भीड़ बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को उठा के बाहर निकालूंगा, बाहर निकलो क्लास से। अगर यही फ्रैंकल डिफेक्ट होता उसमें भीड़ भाड़ कम होती और मैं लड़के को उठा के पीछे भेज देता। याद रखिए केमिस्ट्री का आसानी समझना, पॉजिटिव को मेल याद रखिए, नेगेटिव को फीमेल, बहुत ज्यादा आसानी से याद हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसानी से। मैंने क्या किया, इन दोनों को उठा के बाहर कर दिया। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन लीव दी लैटिस, छोड़ के चले जाएंगे। डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात, मास पे कोई फर्क पड़ेगा? मास कम होगा। सिंस यहां से आयंस बाहर गए हैं, छोड़ गए हैं इसको, तो मास डिक्रीजेस। मास डिक्रीज हुआ है तो डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि स्पेस ज्यादा मिल गया है आयंस को मूव करने के लिए, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे? इंक्रीज होगी। एंड अगर आपको एग्जांपल याद नहीं रहता है फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए, शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए, तो आप क्या लिख के आओगे वहां पे? AgBr, क्योंकि AgBr वो कंपाउंड है विच कैन शो बोथ डिफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सेमीकंडक्टर, या दीज आर आल्सो नोन एज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और दूसरी बात, पहली बात तो क्या बोलेंगे इनको? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरी बात क्या बोलेंगे? इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए होल से। तीसरी बात क्या बोलेंगे हम? दीज आर फॉर्म्ड बाय पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। क्या होती हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज? नच, पंजाबन, असी, सभ्यता। जस्ट फन की बात, ठीक है, नच, पंजाबन, सभ्यता, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में आते हैं। अगर इनमें से किसी को भी आप ऐड कर देते हो, जैसे जर्मेनियम में आप लोगों ने फास्फोरस को ऐड कर दिया, तो क्या होगा? या सिलिकॉन में आपने फास्फोरस को ऐड कर दिया, तो क्या होगा? तो होगा एक नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय एंटी फेरोमैग्नेटिज्म? देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो 5 तरह का है: पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ये 5 तरह का होता है जो अट्रैक्टिव होते हैं। वीकली अट्रैक्टिव, वीकली रिपल्सिव, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव, स्ट्रांगली रिपल्सिव, एंड फेरीमैग्नेटिक क्या होता है? उस मैग्नेटिक कैरेक्टर लाइज बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो अभी आपसे पूछा गया एंटी फेरोमैग्नेटिक विच आर स्ट्रांगली रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल क्या होगा इसका? मैग्नीज ऑक्साइड एंड Fe2O3। तो ये था जी हमारा सॉलिड स्टेट का पार्ट 1। बाकी सभी पार्ट कंप्लीट चैप्टर आपको अनअकैडमी पे मिलेगा। देखिए बस एंड में यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब तक नहीं किया है। अगली वीडियोस किन टॉपिक से बनाए वो भी मुझे कमेंट में बताइए। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैक्सिमम सपोर्ट अब आप लोगों का बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। जय हिंद।